हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अगेन हम लोग कुछ और फंक्शंस की बात करने वाले हैं। ये जो फंक्शंस है स्पेशली ये सिंगल कैरेक्टर के लिए होते हैं। ठीक है, हालांकि इनका प्रैक्टिकल यूज जो है काफी अच्छा भी है। ठीक है, और कंपटीशन लेवल पर देखा जाए तो ये भी टॉपिक अच्छा है। तो जहां भी हमें सिंगल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली सी के जो प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, जनरली वहाँ पर हम लोग सिंगल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर वहीं मैं बात करूँ जावा की या फिर पाइथन की, तो वहाँ पर सिंगल कैरेक्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है और वहाँ पर रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन सी में बड़ी रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं ये एक सिंगल कैरेक्टर को कैसे उठाते हैं। और अगर सिंगल कैरेक्टर को उठाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास गेट सी होता है, गेट सी एच होता है, गेट सी एच ई होता है और गेट सी एच ए आर होता है। ये चारों फंक्शन एक सिंगल कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है? उसी तरह से अगर उसको प्रिंट करना है तो पुट सी होता है, पुट ch और पुट char, पुट कैर। ठीक है? ये हमारे पास में अवेलेबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब एक ही कैरेक्टर लेना है, उसको प्रिंट करना है, तो ये 4 और 3 क्यों बनाए गए? 2 ही बना लेते हैं यार, एक इनपुट के लिए, एक प्रिंट करने के लिए। तो इनकी सबकी अलग-अलग क्वालिटी होती है, सब में अलग-अलग फीचर्स होते हैं, अलग-अलग बिहेवियर होता है, इनको हम लोग समझते हैं और उस पर किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की और शुरुआत करते हैं कैरेक्टर से कि भाई सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। दोस्तों हमारे पास जितने भी अल्फाबेट नंबर और सिंबल है, ठीक है, सी में हमारे पास में होते हैं 128। ठीक है, तो 128 जो कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें अल्फाबेट नंबर और सिंबल है, तो सिंगल कोई भी एक, चाहे वो नंबर हो 2, 3 या 5, कोई भी सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो, उसको हम लोग कीबोर्ड से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर उसको हम लोग प्रोग्राम में लिखना चाहें तो उसको हम लोग सिंगल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने काफ़ी बार इसको पढ़ा भी लिया है। चलें, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये जनरली क्या करते हैं, वैल्यू लेते हैं। तो पहले दोस्तों हमारे पास में जो मेन है, ठीक है, वो है सबसे पहले गेट सी और गेट कैर। ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों है? और इसके अलावा जो 2 बच गए, जैसे कि गेट ch और गेट चे। ठीक है? अब इनका हम लोग देखते भी रहेंगे, प्रोग्राम भी देखेंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये आपका ये दोनों स्टैंडर्ड फंक्शन है। कैसे? स्टैंडर्ड मतलब ये आपको हर कंपाइलर के लिए वैलिड मिलेंगे। ठीक है? और ये दोनों जो है ये नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब कि ये हर कंपाइलर के लिए सूटेबल नहीं है और नहीं हर कंपाइलर में ये काम करते हैं। ठीक है? तो जैसे मैं अगर मैं बात करूँ तो ये डॉस के लिए होते हैं। एमएस डॉस मतलब टर्बो सी प्लस प्लस आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लाइनक्स एनवायरनमेंट में हो तो ये आपको कहीं न कहीं तकलीफ देंगे। ठीक है? तो स्टैंडर्ड फंक्शन वो होते हैं जो चाहे विंडो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो लिनक्स का एनवायरनमेंट हो, सभी जगह इक्वल वे से एक प्रॉपर वे से काम करें। और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि दोनों जो फंक्शन है कॉर्नी.h में लिखे होते हैं और कॉर्नी.h जो है वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी? क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक कंपाइलर या स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए ही बनाई गई है। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि भाई कॉर्नी.h है वो डॉस एनवायरनमेंट में रन करती है, लेकिन अगर आपने कोई और एनवायरनमेंट चूज़ किया, जैसे आपने लिनक्स यूज़ कर लिया, तो वहाँ पर कॉर्नियो फेल हो जाता है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि दोनों में से ये दोनों स्टैंडर्ड है, ये आपको हर कंपाइलर में ज़रूर मिलेंगे और ये दोनों के जो कि नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है? नाउ अब बात करते हैं गेट सी और गेट ch-ar, गेट कैर। ठीक है? इनमें क्या फ़र्क है? तो दोस्तों ये एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है और जो कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है गेट सी, ठीक है? तो ये भी सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है, ये भी करता है। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये हमेशा कीबोर्ड से स्टैंडर्ड इनपुट से ही कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है, मतलब ये हमेशा कीबोर्ड से इनपुट लेगा। जबकि गेट सी जो है, ये कीबोर्ड से इनपुट भी ले सकता है और कहीं और से भी। जैसे अगर फाइल आपके पास में है कोई, तो फाइल से भी ले लेगा। आप समझ गए ना? तो गेट सी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कहीं स किसी भी स्ट्रीम से इनपुट ले सकता है। जबकि ये जो है, ये केवल और केवल स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो होती है, जैसे कि कीबोर्ड, वहीं से इनपुट ले सकता है। तो अगर मान लो आपके पास में कीबोर्ड की जगह कोई एक फाइल है, वहाँ से आपको कुछ रीड करना है, ठीक है? या फिर कोई और एनवायरनमेंट है, वहाँ से आपको रीड करना है, तो गेट सी ही काम आएगा, गेट ch-ar काम नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कीबोर्ड के लिए काम बात कर रहा हूँ कि भाई कीबोर्ड के लिए ये चला रहा हूँ, ये चला रहा हूँ, मैं कीबोर्ड से एंटर करूँगा, तो दोनों केस में दोनों ही सेम बिहेव करेंगे। कैसे करेंगे? बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, वॉइड मेन। ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया रिटर्न 0। ठीक है, और इसको हम लोग लेते हैं एक करेक्टर मैंने ले लिया ए और एक ले लिया बी। ये हमारे पास 2 वेरिएबल बन गए दोस्तों, ए बन गया और बी बन गया। अब मैं ए में वैल्यू चाहता हूँ, लेकिन मैं यूज करना चाहता हूँ गेट सी। तो गेट सी को हम लोग कैसे लिखते हैं? गेट सी को आपको ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है, और आपको आगे बताना पड़ता है कि आपको कहाँ से इनपुट लेना है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर मुझे इनपुट लेना है स्टैंडर्ड इनपुट,
तो ये कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, तो आप यहाँ से कैरेक्टर ले लेंगे और किस में डाल देंगे, ए में डाल देंगे। किस में डाल देंगे दोस्तों, ए में डाल देंगे। ओके, फिर हम लोग चाहें तो ए को, जैसे मानो कि आपका जब ये चलेगा तो आपसे ये कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा और सपोज करो आपने कैरेक्टर डाला है जेड, तो ये आपका जेड उठा लेगा और ए में डाल देगा। अब चाहे तो आप ए को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मैं बी को भी उठा लेता हूँ, फिर दोनों को साथ में हम लोग प्रिंट करते हैं। इसको मैं उठाता हूँ गेट कैर से, गेट कैर। इसमें आपको कोई भी स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि इसमें सोर्स क्या है, आपको कहाँ से इनपुट लेना है। इसको पता है कि हमेशा स्टैंडर्ड इनपुट से ही लेगा, दोनों ही सेम है दोस्तों। इस वाले केस में जब जेड से मैं इनपुट ले रहा हूँ कीबोर्ड से, दोनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये भी कीबोर्ड से ले रहा है और ये भी कीबोर्ड से ले रहा है। लेकिन ये कीबोर्ड के अलावा कहीं और सोर्स से भी इनपुट ले सकता है, लेकिन ये केवल कीबोर्ड से लेगा, यही फर्क है। तो आपने डाला वाई और आपने एंटर डाला, तो ये क्या करेगा, ये वाई को उठाएगा और हमारे बी में डाल देगा। अब दोनों को प्रिंट कर लेते हैं प्रिंटफ के साथ में। तो %C और यहाँ मैंने लिखा वेरिएबल ए और वेरिएबल बी। तो ए में क्या जाएगा, जेड जाएगा, और बी में क्या जाएगा, वाई जाएगा। तो आप जब ए और बी को प्रिंट करेंगे तो आपको जेड और वाई आउटपुट पर मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, बस दोनों में फर्क पता होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन की, गेट सी एच की, गेट सी एच और गेट सी एच ए। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, चलो मैं इनको कंपेयर करके भी दिखा दूंगा दोबारा, ताकि आपकी एक बार रिवीजन भी हो जाए। अब मैं किसी वेरिएबल डालने की जगह दोस्तों मैं सीधा यहाँ पर भी लिख सकता हूँ प्रिंट एफ, और सपोज करो आपने यहाँ पर लिख दिया %C और आपने यहाँ पर ले लिया गेट कैर। ठीक है, और यहाँ आपने ले लिया प्रिंट एफ %C गेट सी, और अंदर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि सोर्स क्या है, कहाँ से आपको लेना है, स्टैंडर्ड इनपुट से। यहाँ आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने यहाँ लिखा है %C और यहाँ आपने लिख दिया सपोज करो गेट सी एच। ठीक है, और लास्ट हम लोग करेंगे गेट सी एच ए। ठीक है, अब देखते हैं इनका क्या क्या आउटपुट आता है। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ लाइनें हैं, ताकि आपको मैं समझा सकूं। आपको इसको इंडिविजुअल रन करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक प्रोग्राम के अंदर चारों मत लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि क्या पी हुए। तो एक मेन के अंदर ये लाइन लिख के लिखेंगे, इसका आउटपुट देखेंगे, ये लाइन दिखेंगे, इसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, अगर मैं चारों आपको समझाने लग गया तो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट मैं ये बताता हूँ, अगर आप ये लाइन लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम लोग अच्छे से देखते हैं। नंबर 1, ये जो है गेट सी, ये आपका किसी भी सोर्स से इनपुट लेगा एक सिंगल कैरेक्टर। कैसे लेगा, जैसे आपने यहाँ लिख दिया कीबोर्ड से लो, तो कैसे लेगा आप ध्यान से देखिएगा। आपने एंटर किया जेड और आपने एंटर किया ए और आपने किया बी, तो ये हो गया जैब। फिर आपने एक एंटर मारा, तो आपने 3 कैरेक्टर डाले, लेकिन गेट सी जब तक आप एंटर नहीं मारते तब तक ये अपना वर्क नहीं करेगा। तो आप जितना लंबा चाहे उतना नंबर लिख सकते हैं। तो आपने लिखा जेड ए बी, ठीक है, और फिर आपने एंटर दबाया, तो वो क्या करेगा, यहां से एक कैरेक्टर उठाएगा और वो उसको प्रिंट कर देगा, सी में डाल देगा और सी उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है, जेड मिलने वाला है। ठीक है, उसी तरह गेट कैर की मैं बात करूं तो गेट कैर भी यही करता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा जेड ए बी और एंटर मारा, तो गेट कैर एंटर मारने के बाद में ये गेट कैर अपना वर्क करेगा और यहाँ से सिंगल कैरेक्टर जेड उठा लेगा और सी इसको प्रिंट कर देगा, तो आपको भी यहाँ पर जेड मिलने वाला है। ठीक है, अब गेट सी क्या करते हैं, ये इमीडिएट वर्क करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ही मैंने जेड दबाया, मुझे एंटर मारने की जरूरत नहीं, ये पहले ही उठा लेगा। आप समझ गए, मतलब मैं आगे लिखना चाहता हूँ जेड ए बी लिखना चाहता हूँ, फिर एंटर मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं जैसे जेड दबाऊंगा तो हाथों हाथ ये रीड आउट कर लेगा, इसको फैच कर लेगा। ठीक है, और जैसे लिखा, मतलब मैं यहाँ पर लिख ही रहा हूं, ऐसे लिखा उसने उठा लिया, तो मुझे दिखेगा भी नहीं कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो मैंने जैसे कोई करे, मान लो कि मैंने कुछ लिखा है और आपको पता ही नहीं चला कि मैंने क्या लिखा, मैंने दबाया सपोज करो ऐसा, ये फटाक से उठा लेगा और जो आप लिख रहे हैं वो आउटपुट पर डिस्प्ले नहीं करने देगा, वो उसको सीधा उठा लेगा, बफर नहीं होने देगा। बफर क्या होता है, जब कीबोर्ड से कोई वैल्यू उठाते हैं तो कीबोर्ड में पहले हमने प्रेस किया, जैसे मान लो हमने सब प्रेस किया जेड, तो जेड हमारे कीबोर्ड के एक छोटी सी जगह पर आता है, मेमोरी में आता है, उसे बोलते हैं बफर। फिर वहां से हम लोग उठाते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो ये मेरा बफर है, यहाँ से कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपने जेड दबाया तो जेड का जो भी बाइनरी होगी वो इस बफर में आ जाएगी, ये मेमोरी में आ गई।
फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो उसको यहाँ से फैच करता है। ठीक है? तो ये बफर मेंटेन रहता है दोस्तों। तो हमें अगर ये बफर मेंटेन नहीं करना है, हम चाहते हैं कि बफर में कुछ ना रहे, तो हम गेट चेंज ले लेते हैं। क्या करता है गेट चेंज? जैसे ही आप जेड प्रेस करते हो, ठीक है? तो ये बफर में सीधा पास हो जाता है। ये सीधा ही वहाँ से उठा लेता है, बफर में जाने ही नहीं देता। इसका मतलब आपने अगर कोई कैरेक्टर लिखा तो ये सीधा उठा लेगा, आपका प्रिंट भी नहीं होने देगा ये। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या दबाया है। ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है ऐसा, आपको पता ही नहीं उसने उठा लिया। अब उसने जो भी उठा लिया कैरेक्टर उसको ये प्रिंट करेगा और फिर आपको जैसे मैंने जेड दबाया तो आपको जेड प्रिंट होगा। लेकिन आपको इनपुट नहीं दिखेगा कि मैंने इनपुट पे क्या दिया है। लेकिन आपको अगर इसको प्रिंट करना है ना परसेंट सी के साथ में तो आपको जेड ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है? और ये भी सेम काम करता है। लेकिन ये जैसे मैंने मान लो कि जेड दबाया, तो जेड ये दिखता रहेगा। ई का मतलब होता है इको। तो यहाँ पर ये इको कर रहा है कि भई जो कैरेक्टर आप प्रेस कर रहे हो वो दिखना चाहिए। तो जैसे मैंने जेड दबाया वो दिख रहा है। ठीक है? दिखते ही उसने उठा लिया और सी के थ्रू उसने प्रिंट कर दिया। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? ऐसा। तो इस केस में आपको आउटपुट ऐसा दिखाई देगा, इस केस में आपको आउटपुट ऐसा दिखाई देगा, इस वाले केस में आपको आउटपुट खाली जेड दिखाई देगा दोस्तों। इसमें आपको जेड दिखाई देंगे। ये इसके आउटपुट हो गए। क्योंकि जो हम लोग डालते हैं वो भी हमें दिखाई देता है इनपुट पर। बस यही है जो कि बिना इसको इको किए हुए उस कैरेक्टर को उठा लेगा और उसको प्रिंट भी कर देगा, लेकिन उसको इको नहीं करेगा। यहाँ पे इको हो रहा है कि मतलब आप जो दबा रहे हैं वो आपको दिख भी रहा है। ठीक है? और उसके बाद जो उठाने के बाद में जो उसको प्रिंट किया वो भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर इको का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो दोस्तों ये तो है हमारे चारों फंक्शन में क्या है डिफरेंस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कि ये डिफरेंसेस किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए अब इनको प्रिंट करने की बात भी हम लोग कर लेते हैं कि अगर इसको हम लोग प्रिंट करना चाहे पुट सी से, पुट सी एच और पुट सी एच ए आर से, तो किस तरह से इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है? तो चलिए बात कर लेते हैं पुट वगैरह की। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास में कोई भी कैरेक्टर है, मैं गेट से इनके गेट के साथ नहीं बताऊंगा, नहीं तो प्रोग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो आपको सिंपली समझना है डिफरेंटली, और फिर अगर आपको एक बार समझ में आएगा तो उनको आप जिसको चाहे वो मिक्स कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंटीजर में, ठीक है, और यह हमने लिख दिया रिटर्न 0। यह मैंने कैरेक्टर ले लिया है ए नाम का, जिसमें मैंने डाल दिया है जेड। क्या है ये? जेड है, जी। ठीक है, काफी लोग जी बोलते हैं। ओके, अब इसको प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों प्रिंट करने के लिए हम लोग सारा ले सकते हैं। पहला तो हम लोग प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं इसको, ठीक है, और दूसरा हम लोग पुट सी के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, तीसरा हम लोग पुट कैर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, और लास्ट हम लोग पुट सी एच के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। अब बस आपको ये समझना है कि ये तो तीनों तो स्पेशल, हाँ ये तीनों तो क्या स्टैंडर्ड है, क्या है? स्टैंडर्ड फंक्शन है, आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, चाहे लिनक्स हो चाहे वो डॉस हो। ये आपका कंपाइलर स्पेसिफिक है, इन्वायरमेंट स्पेसिफिक है, ये नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है। अब सबका काम एक है कि सबको प्रिंट ही करना है, सब सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करते हैं और प्रिंट करते समय कोई इशू नहीं है। अब बस आपको यहाँ पर ये समझना है तीनों का फॉर्मेट, लिखने का तरीका क्या है। तो दोस्तों जब इस प्रिंटफ काम में लेते हैं तो प्रिंटफ आपको सबसे ज़्यादा आपको आज़ादी देता है, आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है? तो प्रिंटफ सबके लिए यूज़ में आता है। अगर आप ए की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ परसेंट सी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर पुट सी का यूज़ करना चाहते हैं तो पुट सी कहता है कि भैया किसको प्रिंट करना है? आपको सर ए को प्रिंट करना है, और कहाँ प्रिंट करना है ये भी पूछेगा। क्योंकि यहाँ पर जो पुट सी है वो इतना, पुट सी क्या करता है, ये आपको मॉनिटर पे भेज सकता है और आपको किसी फाइल में भी भेज देगा ये। तो पुट्स बड़ा स्ट्रांग होता है, तो पुट्स को बताना पड़ता है कि सोर्स कहाँ है, कहाँ आपको भेजना है। तो पिछली बार जब हम लोग गेट सी में क्या लिखते हैं, गेट सी में लिखते हैं स्टैंडर्ड इन, STDIN इन स्टैंडर्ड इनपुट, और यहाँ लिखते हैं STD आउट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो कि मॉनिटर है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो भी यहाँ पर जेड प्रिंट होगा, यहाँ पर जेड प्रिंट होगा। पुट केयर अगेन ये हमारा फ्री फंक्शन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वो सिर्फ स्पेसिफाई करना है कि आपको किसको प्रिंट करना है, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पर एक के साथ भी प्रिंट करना है। तो इन सारी केसेस में आपके पास में सेम कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो ये आपके पास में ये वाला है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ ही काम करेगा दोस्तों, मॉनिटर के साथ में, और ये किसी भी स्ट्रीम के साथ में काम कर सकता है, ठीक है। और ये जो है वो नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि ये हर इन्वायरमेंट में एलिजिबल नहीं होता। तो आई होप इनमें आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, और अगर आप मेरी माने तो सबसे बढ़िया तो ये है, ये रामबाण है, चाहे इंटीजर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे फॉर्मेट करना हो, क्योंकि यहाँ फॉर्मेटिंग भी अलाउ करता है ये, ठीक है। हम चाहें तो इस कैरेक्टर को छोटा, बड़ा, ठीक है, अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में कन्वर्जन स्पेसिफायर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा सूटेबल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है।
ठीक है? क्योंकि हमें और जगह भी काम करना होता है, तो प्रिंटफ अच्छी पकड़ बना लीजिए दोस्तों। क्योंकि मैं ये भी मान के चलता हूँ कि पुट्स-सी है, गेट-सी है, ये आपके जब लैंग्वेजेज़ बदलती हैं तो ज़्यादा काम नहीं आएँगे। पाइथन में या जावा में ज़्यादा काम के नहीं। लेकिन प्रिंटफ हर जगह काम आने वाला है। चाहे वो जावा हो और पाइथन में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंट कहते हैं, तो सेम है। ठीक है? तो अच्छा है प्रिंटफ, अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा प्रिंटफ पर ज़्यादा अच्छी कमांड ले लें, ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों ये छोटा-सा वीडियो था जिसके अंदर हमने 5, 6, 7 फंक्शन देख लिए। 4 इनपुट के लिए और 3 आउटपुट के लिए। स्पेशली अगर इसको मैं बात करूँ प्रिंटफ की, तो ये 8 हो जाएँगे। स्कैनर की बात करूँ तो 9 हो जाएँगे। तो बहुत ही बड़ा ये बास्केट है। जब प्रोग्राम बनाएँ तो सोच समझ के बनाएँ, इनके अलग-अलग एप्लीकेशंस होती है, ठीक है? और जो नॉन स्टैंडर्ड फंक्शंस है उनका आप कम से कम यूज़ करें दोस्तों। स्पेशली पुट-ch और गेट-ch का तो आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो आप ऐसा यूज़ करें कि जो इनके इक्विवेलेंट भी है और आपके पास में क्या हो, स्टैंडर्ड हो, ताकि आप कहीं भी अच्छे से वर्क कर सकें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो में मैं क्या चाहता हूँ और क्या हो रहा है, ठीक है? तो इसी तरह से हमारे साथ बनी रहेगा, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।